अगर आपने किसी के खिलाफ कोई चेक बाउंस केस फाइल किया है या आपके खिलाफ कोई चेक बाउंस केस हो गया है या आप अगर वकील हैं और चेक बाउंस के केसेस से डील करते हैं तो ये आज का खास वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्टेबल जजमेंट देते हुए चेक बाउंस में एक डिटेल गाइडलाइन जारी करी है। इस गाइडलाइंस का इस देश के सारे केसेस पे जो भी एनआई एक्ट के यानी चेक बाउंस के केसेस हैं उस पर इसका असर पड़ेगा। इंटरिम कंपनसेशन जो 20% तक दिया जाता है एक कंप्लेनेंट को, उसके बारे में डिटेल गाइडलाइंस दी है। क्या है गाइडलाइंस, कैसे आपके केस में फर्क पड़ेगा और आप क्या कर सकते हैं, तो आपको इसको जानने के लिए देखना पड़ेगा आज का ये पूरा वीडियो। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपको कोई भी चेक बाउंस केस पे कानूनी ओपिनियन चाहिए तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं और कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस के उस लैंडमार्क जजमेंट की। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस प्रोविज़न को जान लेते हैं। एक 2018 में चेक बाउंस केसेस में एक नया प्रोविज़न आया था, उसका नाम है सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सेक्शन ये कहता है कि जब कंप्लेनेंट कोई 138 का केस डालता है और अगर कोर्ट को लगता है कि यस एक्यूज्ड को कहीं ना कहीं कंप्लेनेंट को उसकी भरपाई करनी चाहिए उसके चेक बाउंस केस की, या उसने जो चेक दिया वो बाउंस हो गया, उसको कुछ अमाउंट उसको दिलाया जाना चाहिए, तो एक 20% इंटरिम कंपनसेशन का प्रोविजन रखा कि अगर कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट आपको 20% एज ए कंपनसेशन दिलाएगा, उसके बाद उसकी ट्रायल प्रोसीड करेगी। ये सितंबर 2018 में आया। उसके बाद से कंट्रोवर्सी कई बार उठी कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर केस में एक कंप्लेनेंट को 20% ऑफ चेक अमाउंट दिलाया जाएगा या नहीं। इसमें कई सारे जजमेंट्स आए, लेकिन 2024 में लैंडमार्क जजमेंट आ गया। जजमेंट का नाम है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2024 सुप्रीम कोर्ट। नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा जजमेंट घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं, दो पर्सन्स में डिस्प्यूट था। अल्टीमेटली जब कोई सिविल डिस्प्यूट अराइज हुआ, उनके पैसों का लेन देन का इश्यू अराइज हुआ, तो एक चेक दिया गया, 2 करोड़ 20 लाख का चेक दिया कंप्लेनेंट ने एक्यूज को। अब जब वो चेक दिया, वो बैंक में लगाने गए, चेक बाउंस हो गया, रिटर्न मेमो आया, उन्होंने अगली पार्टी को चेक बाउंस का नोटिस भेजा। वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे ही चेक आपका बाउंस होता है उसके 30 दिन के अंदर जो रिटर्न मेमो आपके पास आता है बैंक से, उसके 30 दिन के अंदर आपको अगली पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है। वो इन्होंने लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का आप अगली पार्टी को समय देते हैं कि आप हमें पैसे दे रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर सेक्शन 138 की प्रोसीडिंग चालू करवाऊंगा। वो पेमेंट नहीं आता है, नोटिस का रिप्लाई वो पेमेंट देके नहीं करते हैं। अल्टीमेटली कंप्लेनेंट पहुंच जाते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट में। सेक्शन 138 की वो प्रोसीडिंग चालू करने के लिए एक अपना कंप्लेंट डाल देते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट। जब क्रिमिनल कंप्लेंट डालते हैं तो जब जैसे ही कंप्लेंट शुरू होती है, कोर्ट सम्मन इशू करता है अगली पार्टी को। राकेश रंजन श्रीवास्तव जो एक्यूज होते हैं उनको जैसे ही सम्मन जाते हैं, उसी बीच जो कंप्लेनेंट होता है इस केस का, वो एक एप्लीकेशन डालता है सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कि साहब ये 2 करोड़ 20 लाख का चेक है, मुझे इसका 20% कंपनसेशन दिलाया जाए, क्योंकि इस राकेश रंजन श्रीवास्तव ने जो मुझे चेक दिया था वो बाउंस हो गया है और मेरा केस अच्छा है। ट्रायल कोर्ट विदाउट अप्लाइंग एनी इट्स जुडिशियल माइंड, बिना कुछ एप्रिसिएशन के एक रैंडम ऑर्डर पास करती है और ये कहती है कि राकेश रंजन श्रीवास्तव को 10 लाख रुपए उस कंप्लेनेंट को देने हैं, वो भी विद इन 60 डेज। अब 10 लाख का फिगर कैसे लाए, ये ट्रायल कोर्ट ने इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। बस ये कहा कि क्योंकि 2 करोड़ 20 लाख का चेक है, हमारे पास 20% तक दिलाने की एक पावर है कि हम किसी कंप्लेनेंट को 20% का इंटरिम कंपनसेशन एज पर सेक्शन 143 दिला सकते हैं, तो हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको 60 दिन के अंदर 10 लाख रुपए देने हैं। वो 10 लाख रुपए के खिलाफ राकेश रंजन श्रीवास्तव साहब जाते हैं सेशन कोर्ट में, रिवीजन पिटीशन लगाते हैं और ये कहते हैं कि जो मुझे ऑर्डर दिया गया है 10 लाख देने का वो गलत है, ये सेक्शन 143A का वायलेशन है, क्योंकि कोई आपने जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया। बट उनकी रिवीजन पिटीशन डिसमिस हो जाती है। अल्टीमेटली पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब वो उसको चैलेंज करते हैं तो भी उनकी वो पिटीशन डिसमिस हो जाती है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं राकेश रंजन श्रीवास्तव जी। अब वो जब सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि जो सेक्शन 143A है उसमें यूज हुआ है वर्ड मे, ना कि शैल। मे मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि कंप्लेनेंट एक प्राइमा फेसी केस लेकर आया है तो कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके एक्यूज को 20% तक ये कह सकता है कि आप उसको कंपनसेशन दें।
यानी पहली बात है कि वर्ड है मे, शैल नहीं, तो इसलिए आप ऐसा नहीं है कि आपको हर केस में देना पड़ेगा। दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जब आप किसी को कोई ऐसे अमाउंट दिलवाने का कहते हैं तो एटलीस्ट आप उससे ये तो जांच लें कि उसका कोई प्राइमा फेसी केस अच्छा है। अगर उसका मेरिट पे केस अच्छा नहीं है तो भी एक एक्यूज को क्यों 20% उसको देना पड़ेगा। तो ये उनके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट थे सुप्रीम कोर्ट में। वहीं जो कंप्लेनेंट थे उनके वकील का साहब का आर्ग्यूमेंट था कि सर जब 143A को लाया गया तो इसका एम यही था कि जो एक कंप्लेनेंट है उसको एक इंटरिम रिलीफ दिलाई जाए, उसको 20% तक कुछ कंपनसेशन दिलाया जाए। और दूसरा, एज पर सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक प्रेजम्पशन लाइज करता है। अब उस एक्यूज को शो करना है कि साहब मैंने जो चेक दिया था वो किसी रीजनेबल कोई लीगल डेप्ट के लिए नहीं था, तो यानी अब उस एक्यूज को सेक्शन 139 का प्रेजम्पशन का रिबट करना है। तो आज की तारीख में प्रेजम्पशन तो मेरे फेवर में है, तो मुझे 20% तक कंपनसेशन दिलाया जाना चाहिए और जो 10 लाख दिलाया गया है वो सही है। इन दोनों पक्षों की बात सुन के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पूरे इश्यू को डिस्कस करती है। इस इश्यू को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले वो सेक्शन 143A के एम एंड ऑब्जेक्टिव को देखती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि चेक बाउंसेस केसेस में हम ये देखते आए हैं कि बहुत डिले होता है, कई सालों तक लोगों को सम्मन तामिल नहीं होता, उसके बाद ट्रायल में सालों साल निकल जाते हैं। नो डाउट हमने बार बार गाइडलाइंस दी है कि आपको 6 से 12 महीने में आपको ट्रायल कंप्लीट करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो भारत के कानून बनाने वाले पर्सन हैं उनको लगा कि सेक्शन 143A को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इसलिए सितंबर 2018 में ये प्रोविजन लाया गया और कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के पास ये पावर है कि जैसे सम्मन इश्यू हो जाते हैं अगली पार्टी को, तब उस बीच 20% तक का कंपनसेशन एक एक्यूज से दिलवाया जा सकता है कंप्लेनेंट को, ताकि उसको एक कुछ सहायता मिले, क्योंकि एक तो उसका चेक बाउंस हो गया तो कुछ उसको लड़ने के लिए एक थोड़ा सामर्थ्य मिले। जब ये सेक्शन लाया गया तो ये उम्मीद की गई कि ट्रायल कोर्ट कुछ कंपनसेशन दिलाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ वर्ड यूज हुआ है मे, ना कि शैल। इसका मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ट्रायल कोर्ट को देना ही पड़ेगा कंपनसेशन। तो कोर्ट ने पहली बात तो क्लियर करी कि यहाँ वर्ड मे है, शैल नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में कंपनसेशन दिलाया जाएगा। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि आपको यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उसका एम भी देखना होगा। जब 143A को लाया गया, साथ साथ सेक्शन 148 को भी लाया गया। 148 ये कहता है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने मुझे कन्विक्शन कर दिया और अब मुझे अपील करनी है तो मुझे 20% तक कंपनसेशन जमा कराना पड़ेगा कंप्लेनेंट को या उस कोर्ट में, फिर कोर्ट चाहे तो उसको रिलीज कर सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ दो सिनेरियो अलग अलग है, एक 143A जो प्री कन्विक्शन स्टेज है, मतलब अभी तक ट्रायल हुई नहीं है, और एक 148 जो आफ्टर कन्विक्शन है। तो आफ्टर कन्विक्शन है तो ट्रायल कोर्ट जस्टिफाइड होती है कि आप उसको एक कंपनसेशन दिलाएं, क्योंकि एक पूरी ट्रायल हुई है जहां ये माना गया कि आपका चेक बाउंस हुआ और आपने उसके साथ गलत किया, इसलिए हम आपको कंपनसेशन देने का कह सकते हैं। लेकिन एज फार एज सेक्शन 143A इज कंसर्न, ये प्री ट्रायल स्टेज है, अभी तो गवाही शुरू ही नहीं हुई है, ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो प्री कन्विक्शन स्टेज पे ऐसा इस तरह का ब्लैंकेट ऑर्डर पास करना बिल्कुल गलत है। हर ट्रायल कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या कोई प्राइमा फेसी केस बन रहा है। अगर ट्रायल कोर्ट सेटिस्फाइड है, अगर उसके पास रीजंस है, तो ही वो डायरेक्शन दे सकती है कि कंपनसेशन दो। जनरल ऐसे नहीं कह सकती, ऑर्डर पास नहीं कर सकती कि आपको कंपनसेशन देना है। 148 में ट्रायल कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है क्योंकि उसके में कन्विक्शन हो चुका है, लेकिन 143A में कम पावर है, यानी उसको ज़्यादा रीजनिंग देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया कि हम ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन देते हैं कि इस एप्लीकेशन को वापस डिसाइड करें और इसको डिसाइड करने के बाद प्रोसीड करें, लेकिन तब तक 10 लाख वहाँ जमा रहे। अब इस केस को डिस्कस करते करते सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क अपनी गाइडलाइंस दे दी। कई गाइडलाइंस दी, उसको शॉर्ट में हमने 3 गाइडलाइंस बनाया। सबसे पहला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि 143A एक डायरेक्टरी प्रोविजन है, मैंडेटरी नहीं। मैंडेटरी मतलब शैल वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ये डायरेक्टरी है। ट्रायल कोर्ट चाहे तो दिला सकती है और नहीं चाहे तो मना भी कर सकती है। एक कंप्लेनेंट का राइट नहीं है कि वो राइट अपना एक्सरसाइज करे कि सर आप मुझे 20% दिलाएं, क्योंकि ऐसा प्रोविजन है, जो कि बात गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं। दूसरी गाइडलाइन देते हुए कहा कि जब कोर्ट को लगता है कि यस कुछ हम इन पे कंपनसेशन दिला सकते हैं, तो सबसे पहले कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जो कंप्लेनेंट केस लेकर आया है क्या उसका प्राइमा फेसी केस बनता है। अगर उसका प्राइमा फेसी केस है, अगर कोर्ट को लगता है कि यस ही हैज सम ग्राउंड्स जिसमें हमें ट्रायल करनी है और हमको लगता है कि हाँ चेक बाउंस हुआ है, तो उस कंडीशन में प्राइमा फेसी केस की सेटिस्फैक्शन के बाद ही ट्रायल कोर्ट ये डायरेक्शन देगा एक्यूज को कि आपको इन्हें कंपनसेशन देना है।
और यहीं से आती है तीसरी गाइडलाइन कि जो कंपनसेशन देना है वो कितना देना है। क्वांटम के लिए भी आपको अपना डिस्क्रिप्शन यूज ऐसे नहीं करना है, आपको रीजनेबल ग्राउंड देने होंगे। यानी अब हर ट्रायल कोर्ट को जब 138 की जो ट्रायल चल रही है उसमें सेक्शन 143A की जो गाइडलाइंस को जब डिस्कस करा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रायल कोर्ट को देखना होगा कि मेरे पास जो केस आया है उसमें प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है तो कोई कंपनसेशन नहीं दिलाएं, सही रहेगा। अगर प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो उसमें प्राइमा फेसी केस बनने के बाद कितना क्वांटम दिलाना है उसके लिए भी उसको कई सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे, जैसे एक्यूज की क्या स्थिति है, कंप्लेंट की क्या स्थिति है, आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही उससे एक रीजनेबल ऑर्डर देना होगा। उसको अपने ऑर्डर में लिखना होगा कि क्या रीज़न रहे जिस कारण से मैं ऑर्डर दे रहा हूं या क्या रीज़न रहे जिस कारण से मैं उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर रहा हूं। तो ये सारी डिटेल गाइडलाइन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि आज के बाद पूरे देश में हर ट्रायल कोर्ट को ऐसे ही डिसाइड करना होगा। अब दोस्तों ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात, लेकिन अब मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। जैसे अगर आपको लगता है कि अगर आप कंप्लेनेंट हैं या आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको प्राइमा फेसी केस की एक एप्लीकेशन डाल दीजिए ट्रायल कोर्ट में कि सर ये मेरे ग्राउंड्स हैं, ये प्राइमा फेसी केस मेरा बन रहा है और मेरी ये स्थिति है और अगले की ये स्थिति है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि द मोमेंट आप एक रिटर्न एप्लीकेशन देते हो ट्रायल कोर्ट थोड़ा जल्दी उसको डिसाइड करती है और उसको सोचना पड़ता है कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले। वहीं अगर आप एक्यूज्ड हैं तो एक बहुत बढ़िया बात, अगर आप एक्यूज्ड हैं और आपके खिलाफ सपोज ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि आप 20% उस कंपनसेशन उस कंप्लेंट को दे के आओ, तो आप उस ऑर्डर को देखना। अगर उस ऑर्डर में कोई रीजंस नहीं लिखे हैं ना, कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि भाई क्यों आपको देना चाहिए, तो आप उसको तुरंत चैलेंज कर दें उसकी अपीलेट कोर्ट में और हायर कोर्ट में। आपको मैं श्योर हूँ इस जजमेंट को दिखाने के बाद उस पर स्टे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको घर बैठे ऐसे वीडियो मिलते रहे। मिलेंगे अगली बार इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।